Hello everyone. Lastly, I told you about the different systems of classification, and then now today we will discuss the different system of classification of organisms. And there were different systems of classification of organisms like 2 kingdom, 3 kingdom, 4 and 5 kingdom classification. The first was a 2 kingdom classification, and this 2 kingdom classification was proposed by Aristotle. So what Aristotle did, he classified all the living organisms into 2 kingdoms. That was Animalia and Vegetabalia. Vegetabalia, that is also known as the kingdom Plantae. So जितने भी organisms उनको दिखे, उन्होंने या तो उनको plant समझा या तो उनको animal समझा. So that time he divided them into Animalia and Vegetabalia or the Plantae. And at the same time, Linnaeus introduced a new term in that, and that was Mineralia. But this system of classification was miserably failed because there were different organisms discovered. माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए जो ना तो किंगडम एनिमेलिया में फिट हो रहे थे और ना ही किंगडम प्लांटी में या वेजिटेबेलिया में. ये कुछ ऑर्गेनिजम्स थे. यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एंड इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट. सो इसमें प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं एंड एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं. सो इट वाज नॉट फिट इनटू द प्लांट और एनिमल. And then lichen. There was no place for the lichen. Lichen is a symbiotic association of algae and fungi or fungus. So it was not completely fit in these two groups. And viruses, microorganisms like bacteria and other. So these were the some organisms जिनकी वजह से 2 kingdom classification completely fail हो गया. एंड देन एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उसका नाम रखा गया 3 kingdom क्लासिफिकेशन. जो लोग सड़कों पे धरना देते हैं उनको हम प्रोटेस्टर्स कहते हैं. ये जो नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए थे, यूग्लिना, वायरस, लाइकेन, ये क्या हुए? प्रोटेस्टर. एक नया सिस्टम बनाया गया 3 kingdom क्लासिफिकेशन. एंड इस 3 kingdom क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम थे. पहला था एनिमेलिया, दूसरा था प्लांटी एंड तीसरा जो प्रोटेस्ट करने वाले थे इनके लिए तीसरा बना दिया गया, दैट वाज प्रोटेस्टा. द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकल. देन द नेक्स्ट वाज द 4 kingdom सिस्टम. इन 4 kingdom सिस्टम there were 4 kingdoms. That was Plantae, Animalia, Protista. नया एक इंट्रोड्यूस करा दिया गया and the new one was the Monera. This system was given by Copeland and then एक नया system आया, that was 5 kingdom system. 5 kingdom system was proposed by R.S. Whitaker in 1969. R.S. Whitaker ने 1969 में सारे living organisms को उनके natural character के basis पे 5 kingdoms में क्लासीफाई कर दिया. एंड ये 5 kingdoms थे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. दैट टाइम कॉल्वूज ने किंगडम मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया. कुछ साइंटिस्ट ने इस नए मॉडिफिकेशन को लेकर 6 kingdom क्लासिफिकेशन या 6 kingdom सिस्टम दिया. एंड दैट वॉज हैविंग द 6 kingdoms. दैट वॉज Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 5 kingdom क्लासिफिकेशन, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. 5 kingdom क्लासिफिकेशन में जो डिवीज़न किया गया था ऑर्गेनिजम्स का, वो उसका बेसिस था उनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक. एंड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक में पहला जो डिवीज़न था या जो पहला कैरेक्टर था जिसपे इनको ग्रुप किया गया था वो था द टाइप ऑफ सेल. टाइप ऑफ सेल वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको रख दिया गया किंगडम मोनेरा में. एंड देन यूकैरियोट्स का नंबर आता है. अभी जो यूकैरियोटिक थे उसमें देखा गया वेदर दे हैव अ सिंगल सेल, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, वेदर दे हैव अ सिंगल सेल और मोर देन दैट. अगर वो सिंगल सेल्ड थे तो उनको रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा, दे वर यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड अब जो यूकैरियोटिक थे एंड मल्टी सेलुलर थे उनके लिए क्राइटेरिया देखा गया वेदर दे हैव सेल वॉल और नॉट.
एंड व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर थे उनको डिवाइड कर दिया गया. फंगी में सेल वॉल होती है बट ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. एंड एनिमेलिया सेल वॉल नहीं होती है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक. प्लांटी सेल वॉल इज प्रेजेंट बट दे आर ऑटोट्रॉफिक. सो दिस वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो पहला जो था वो था मोनेरा. अब मोनेरा के हमको जनरल कैरेक्टर्स एंड देन इनमें जो सब डिविजन्स थे वो पढ़ने हैं. सो किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे एंड यूनिसेलुलर थे दे वर केप्ड इन दिस ग्रुप मोनेरा. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे आर ऑल आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर. दे वर मोटाइल इन नेचर. मोटाइल मीन्स उनमें लोकोमोशन हो सकता था एंड लोकोमोशन के लिए उनमें फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होती है. जब लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो तो उसको फ्लैजिला कहते हैं, अगर स्मॉल प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ हो तो उसको हम सीलिया कहते हैं. एंड इनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकता है एंड कुछ में कीमो सिंथेटिक होते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, बेसिकली फूड इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके या केमिकल्स को यूटिलाइज करके डायरेक्टली एटीपी सिंथेसाइज कर लेते हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो सिंथेटिक कहते हैं. एंड दे हैव सेल वॉल बट ये सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक थी, सेलुलोज की बनी नहीं होती है बल्कि एक अदर केमिकल की बनी होती है, दैट्स कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. They reproduce through binary fission and sometimes they show the genetic exchange of genetic material, or that is also known as genetic recombination. इसको true sexual reproduction नहीं कहते हैं but it is near or close to the sexual reproduction. So these were the general characters of Monera. Monera was divided into 2 sub-kingdom and that division was introduced by the Cordovus. So Cordovus ने divide कर दिया था इनको आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में. आर्कीबैक्टीरिया को मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म माना जाता था एंड यूबैक्टीरिया was considered as a true bacteria. So firstly the characteristics of archaebacteria. So the archaebacterias were the most ancient and the first living organism to be present on this earth. अर्थ पे आने वाले पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर्कीबैक्टीरिया ही थे. And they were able to survive in extreme conditions. They were divided into 3 types. The first was the halophils. Halophils वो थे जो extreme salt condition में survive कर सकते हैं, उनको हम halophils कहते हैं. And the next was the thermoacidophils. Thermoacidophils hot spring condition में survive कर सकते हैं, like Thermus aquaticus. Thermus aquaticus एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है. एंड द थर्ड वॉज दी मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस मार्शी एरियाज में सर्वाइव करते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द मिथेनोजेंस जो कैटल्स होते हैं उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे काऊ एंड बफेलो, एंड दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बिकॉज द काऊ डंग इज़ यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं एज इट कंटेन्स CH4 और मीथेन. सो दीज वर दी आर्कीबैक्टीरियाज. आर्कीबैक्टीरिया दे डिफर इन सेल वॉल एंड एज इनकी सेल वॉल डिफर करती थी दैट्स वाई दे वर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. दे हैव द न्यूक्लियस एंड दैट न्यूक्लियस कंटेन्स tRNA और rRNA. द नेक्स्ट वॉज दी यूबैक्टीरिया. Eubacterias were considered as true bacteria. So they had rigid cell wall and इनमें chlorophyll present होता था, chlorophyll A. Chlorophyll A is a characteristic of plants, so that's why these were the true photosynthetic autotrophs. And it includes the blue-green algae that is also called cyanobacteria or BGA. Cyanobacteria are unicellular, they may be colonial or filamentous, फ्रेश वाटर और मरीन. एंड कॉलोनीज इनकी जनरली एक शीट से सराउंड होती हैं जिसको जिलेटिन कहते हैं एंड ये जिलेटिनस शीट इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम देयर सराउंडिंग. ये ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज़ इनका नाम रखा गया था नॉमेनक्लेचर में, शेप एंड साइज़. सो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं, कॉमा शेप को हम विब्रियो,
spherical को कोकी and spiral को spirulum. And the mode of nutrition, they have both mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic. ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप का था, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक. वो ऑर्गेनिज्म जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड सिंथेसाइज करते थे टू गेट दी एनर्जी, वो थे फोटो ऑटोट्रॉफिक. एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सनलाइट की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो कुछ केमिकल्स को यूटिलाइज करके डायरेक्टली एटीपी सिंथेसाइज कर लेते थे, वो टर्म किए गए थे एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स लाइक क्लोरोबियम. क्लोरोबियम को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं. ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सल्फर की प्रेजेंस में डायरेक्टली एटीपी को सिंथेसाइज कर लेता है. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी थे जो फोटोसिंथेसिस में कैपेबल नहीं थे, सो वो थे हेट्रोट्रॉफ्स. एंड हेट्रोट्रॉफ्स भी 3 टाइप्स के थे, पैरासिटिक थे, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड एस्चीरिया कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल यहाँ ट्रू सेक्सुअल नहीं होगा, इट्स क्लोज टू द सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल में कैसे वो रिप्रोड्यूस करते थे? पहला था बाइनरी फिशन. बैक्टीरियल सेल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी, तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं. बडिंग, अगर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाए और वो आउटग्रोथ आफ्टर सम टाइम पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाए, दैट वाज बडिंग. कोनिडिया, जब टर्मिनल बड का फॉर्मेशन हो चेन में तो उसको कोनिडिया कहते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया कोनिडिया के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं. सिस्ट फॉर्मेशन, कई बार अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये अपने बाहर की तरफ आउटर मोस्ट कवरिंग एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं जिसको सिस्ट कहते हैं. और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट से बाहर निकलते हैं एंड वापस से जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? सेक्सुअल नहीं मानते हैं इसको, बट हाँ नया कॉम्बिनेशन बनता है डीएनए का, इसीलिए इट इज़ क्लोज टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So for the sexual also they had 3 methods. First was the conjugation, second transformation, and the third is transduction. Economic importance of bacteria. So bacteria का economic importance भी है. Economic importance means इनके uses भी हो सकते हैं and harm भी हो सकते हैं. So पहला harmful activities. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीज़ कॉज करते हैं. ये प्लांट में भी डिजीज़ करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं. तो ये ह्यूमंस में क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं? पहला है टाइफॉइड, दैट इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. फूड पॉइजनिंग, दैट इज़ कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. कॉलरा कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी. एंड ये प्लांट्स में भी डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं, दैट इज़ ear rot of wheat, that is caused by Corynebacterium triticale. Citrus canker caused by Xanthomonas citri. And इनकी जो यूजफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? पहला है दे हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड थिंग्स. जो डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं ये उनको कंप्लीटली डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. दैट मीन्स ये नेचर को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं. They have very important role in the industries, in the chemical industry. Like it helps in the production of butyric acid. Butyric acid is produced by bacillus, and acetic acid production by the acetobacter, and lactic acid by the lactobacillus. ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन. एंड इनका और इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में, बिकॉज कुछ बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करके रहते हैं एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवेलेबल करते हैं फॉर द रूट, एंड दिस हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप. The last point in this is the Mycoplasma. Mycoplasma is also a part of Monera, this kingdom Monera. This is also called PPLO. The PPLO name is given because it is responsible for pneumonia-like disease, that is pleuropneumonia-like organism. So Mycoplasma are the most simplest organisms. They are free living. It was discovered by Louis Pasteur
These are parasitic and saprophytic in nature. They are not able to move. That means they are non-motile and gliding movements ये show करते हैं. ये यूनिसेलुलर होते हैं, कई बार फिलामेंटस भी हो सकते हैं. माइकोप्लाज्मा को प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं बिकॉज ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं. और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, तो उसको हम प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं. कि आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल. तो सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है. इनकी ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 36 डिग्री सेल्सियस. एंड they reproduce by budding or binary fission. They are responsible for the disease in plants like bunchy top of papaya and little leaf of brinjal. In animal, it causes a typical pneumonia-like disease, that is pleuropneumonia. The next topic is protista that we will discuss in the next video. Thank you.